हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संगठन का सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जिसमें आज हम इसके 6 ऑर्गन के बारे में जानेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, इनके क्या क्या फंक्शन है वगैरह। जैसे फर्स्ट है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली का काम क्या होता है, इसे आम सभा भी कह सकते हैं हिंदी में। और इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेन डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें सबको डेलिब्रेट करना, पॉलिसी मेकिंग करना, रिप्रेजेंट करना, और ये सब इनके काम है। फिर नेक्स्ट है ऑल 193 मेंबर्स जो हैं रिप्रेजेंटेड इन द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में रिप्रेजेंटेड किए जाएंगे। ओनली यूएन बॉडी विद यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन, जो यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन करेगी यूएन बॉडी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मीट्स ईच ईयर इन सितंबर। एवरी ईयर या हर साल सितंबर की फर्स्ट सितंबर को या सितंबर में ये लोग मिलते हैं, इनकी मीटिंग होती है, ठीक है, जनरल असेंबली की। फिर फिफ्थ पॉइंट है इलेक्ट्स ए जनरल असेंबली प्रेसिडेंट ईच ईयर, और हर साल इसका जो प्रेसिडेंट होगा वो इलेक्ट किया जाता है। फिर सिक्स पॉइंट है इसका मेंबरशिप ऑफ स्टेट्स इन यूनाइटेड नेशंस बाय ए डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर जनरल असेंबली जो मेंबरशिप होगी स्टेट्स की मेंबरशिप, उस पर भी चर्चा करती है, उसके लिए डिसीजन लेती है वगैरह। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग इन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। फिर डिसीजन मेकिंग किस तरह से करते हैं वो देखते हैं हम। 2/3 मेजॉरिटी से होते हैं ऑन डिसीजन ऑफ जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं, जैसे पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड या एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स से रिलेटेड, एंड बजटरी मैटर्स, जो बजटरी मैटर्स होंगे या न्यू मेंबर्स का एडिशन करना है या उनका निकालना है किसी मेंबर को, तो वो सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। उसके लिए थर्ड मेजॉरिटी से 2/3 मेजॉरिटी से जजमेंट होने के बाद ये डिसीजन लेके ये सब किया जाता है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है। अदर डिसीजन, जो इसके अलावा जो डिसीजन होंगे वो सिंपल मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। जो 2/3 मेजॉरिटी वाले मैटर होंगे ना, उनके अलावा जो मैटर होंगे उन पर, तो उन पर जो है सिंपल मेजॉरिटी से जजमेंट लिया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है ना इन द जनरल असेंबली हॉल चेंजेस ईच सेशन। हर सेशन में जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो चेंज होता रहता है। ड्यूरिंग द 74th सेशन 2019 टू 2020 में घाना ऑक्यूपाइड द फर्स्ट सीट इन द हॉल। 2019 से और से 2020 में जो 74th सेशन था, उस टाइम तो घाना ने फर्स्ट जो रॉ थी या सीट थी, फर्स्ट सीट जो थी इसमें जनरल असेंबली हॉल में, वो ऑक्यूपाइड की थी, ठीक है। वेयर डिड द फर्स्ट जनरल असेंबली मीटिंग हेल्ड, वेस्ट मिनिस्टर सेंट्रल हॉल लंदन में। फर्स्ट मीटिंग जो है जनरल असेंबली की कंडक्ट हुई थी, यह हेल्ड की गई थी। फिर हम इसका नेक्स्ट ऑर्गन देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का जैसे कि समझ में ही आता है, सुरक्षा परिषद कहते हैं इसे हिंदी में। इसका जो काम होता है, मेन फंक्शन होता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, सिक्योरिटी पर्पस या फंक्शन करता है ये। फिर इसका रोल देखते हैं क्या है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसका जो मेन जो पर्पस है या रोल है वो इसका पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं टेक्स लीड इन डिटरमिनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट टू द पीस और एक्ट ऑफ एग्रेशन। जैसे कहीं पर भी लगता है कि कहीं पर भी मतलब युद्ध की संभावना है, या ऐसा कहीं बलवा वगैरह या इस तरह की कंडीशन बन रही है जिससे शांति और या पीस को या सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं खतरा है, तो उस पर लीड किया जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल उस मैटर को लीड करती है। ये भी न्यूयॉर्क में लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट कौन है या कैसे इनका इलेक्शन होता है। हेड ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल चेंजेस एवरी मंथ ऑन रोटेशन वाइज का हर महीने सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेड होंगे वो चेंज होते रहते हैं। फिर टोटल मेंबर्स जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल में 15 होते हैं या 15 होते हैं,
जिसमें 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट होते हैं फॉर 2 ईयर्स टर्म, 2 साल की टर्म के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं ईच मेंबर हैज़ 1 वोट, जो 15 मेंबर हैं इसके सिक्योरिटी काउंसिल के, उसके वोट की जो है 1 वोट की पावर होगी। फिर नेक्स्ट है 5 परमानेंट मेंबर्स, जैसे कौन कौन से हैं, वो है चाइना, फ्रांस, रशिया फेडरेशन और द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब यूके एंड यूएस, चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, ठीक है। फिर इसके बाद हो गया जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर भी होती है, और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं 2 साल के लिए, हर 2 साल में वो उनको चेंज कर दिया जाता है या बदल दिया जाता है उनका टेन्योर। फिर नेक्स्ट है एंड 5 परमानेंट मेंबर्स विल नॉट चेंज, जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। फिर इसके बाद हम इसका देखते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर क्या क्या होती है और इसके फंक्शन और देखते हैं डीपली क्या फंक्शन करता है। सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है लेकिन यूएन मेंबर होना ज़रूरी है। सिक्योरिटी काउंसिल का अगर कोई मेंबर नहीं है लेकिन वो यूएन मेंबर होना चाहिए, जैसे कि किसी कंट्री का या किसी स्टेट का मैटर सिक्योरिटी काउंसिल में आता है, तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर हो, परमानेंट या नॉन परमानेंट, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो यूनाइटेड नेशंस का या यूएन का मेंबर होना चाहिए। जैसे ए मेंबर स्टेट ऑफ यूएन विच इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल मे पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, तो वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकेगा विदाउट ए वोट, बिना किसी वोट के, व्हेन द काउंसिल कंसीडर्स दैट कंट्रीज इंटरेस्ट आर अफेक्टेड, जिससे कि ये इसलिए किया गया है जिससे कि जो कंट्री यूनाइटेड नेशंस की तो मेंबर है लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल की नहीं है, लेकिन उसके जो राइट्स हैं जिससे कि वो वायलेट ना हो, तो इस वजह से उसको ये फैसिलिटी दी गई है कि वो अपना मैटर जाके वहाँ पर ले जा सकता है और उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकता है, ठीक है। फिर वीटो पावर के बारे में देखते हैं। वीटो पावर क्या होती है, जो कि परमानेंट जो 5 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में उन्हीं को प्रोवाइड की गई है। रेफर्स टू द पावर ऑफ परमानेंट मेंबर्स टू वीटो, वीटो मतलब होता है रिजेक्ट करना, तो ये परमानेंट जो 5 मेंबर्स हैं उन्हीं को ये पावर दी गई है। जैसे मैंने अभी बताया, एनी रेजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, कोई भी रेजोल्यूशन लेने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में तो ये जो 5 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के ये मिलकर रिजेक्ट करते हैं उस किसी भी मैटर को या उस किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी उसके सामने आता है। द यूएन अनकंडीशनल वीटो परसिस्ट बाय द 5 गवर्नमेंट्स हैज़ बीन सीन एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द यूएन। अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर, तो ये जो मतलब वीटो पावर है एक तरह से देखा जाए तो ये अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर है या ये उसके अगेंस्ट है। वीटो पावर मतलब ये है, वीटो पावर अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर मानी जाती है, ये कहा जाएगा, क्योंकि कुछ मेंबर्स को दे दी गई परमानेंट, जो परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हीं को के पास ही स्पेसिफिक पावर है वीटो पावर, जिसमें वो अगर चाहें तो सारे मेंबर मिलकर, परमानेंट जो मेंबर हैं वो मिलकर क्या कर सकते हैं, उस मैटर को या उस जो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है उस प्रोजेक्ट को चाहे तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये है। तो ये एक अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर भी कह सकते हैं इसको, जिससे कि क्या होता है, दूसरी जो पार्टी है उसके राइट्स का हनन होता है इस वजह से। फिर नेक्स्ट ऑर्गन देखते हैं हम, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, आर्थिक व सामाजिक परिषद, मतलब इसमें आर्थिक और सामाजिक जो मैटर होंगे उस पर डिस्कशन होता है इंटरनेशनल लेवल पर। जैसे फर्स्ट है इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूएन's सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर रेफ्लेक्शन, डिबेट एंड इनोवेटिव थिंकिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। इसमें इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल जो मैटर होंगे तो यूनाइटेड नेशंस सेंट्रल प्लेटफॉर्म देती है फॉर रिफ्लेक्शन करने का, डिबेट करने का एंड इनोवेटिव थिंकिंग के लिए ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का या सतत जो विकास है उसे करने का, किस फील्ड में, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरनमेंट,
एनवायरनमेंट वाले एरिया में। फिर नेक्स्ट देखते हैं वर्क टुवर्ड्स 3 डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे मैंने अभी बताया इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल जो इसका वर्क है वो इन डायमेंशन के द्वारा होता है। ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉलो अप टू मेजर UN कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स। जो UN कॉन्फ्रेंस और समिट्स होंगे उनके लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होती है। फिर इसके अंदर जो होंगे मेंबर्स होंगे 54 मेंबर्स होंगे फॉर ओवरलैपिंग 3 ईयर टर्म्स। वो 3 साल के टर्म पर ओवरलैपिंग होते रहते हैं। लोकेटेड, ये भी लोकेट, इसका जो हेडक्वार्टर वो भी न्यूयॉर्क में है। करंट प्रेसिडेंट है इसके हर एक्सीलेंसी। करंट 3 दिसंबर 2020 का में मतलब अभी रिसेंट के जो इसके एक्सीलेंसी है या प्रेसिडेंट है वो है मुनीर अकरम, ठीक है। वॉज इलेक्टेड 76 प्रेसिडेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑन 23 जुलाई 2020 में। फिर ये एम्बेसडर जो अकरम है, ये मुनीर अकरम, ये एम्बेसडर भी थे। इज़ करेंटली द एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान, जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान के हैं टू द यूनाइटेड नेशंस इन द न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की तरफ से और न्यूयॉर्क में, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन देखते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। देखा जाए तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का जब यूएनओ या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था या ये बना था, तो उस टाइम पर सन 1945 में या 1945 में, तो तब इसका काम था, इसीलिए इसको बनाया गया था। लेकिन अब इसका कोई ऐसा काम नहीं है, इसे हम देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट वॉज स्टैब्लिश टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज। जो न्यास क्षेत्र थे 11, उनके सुपरविजन के लिए इन्हें बनाया गया, नेशनल सुपरविजन के लिए। एंड टू प्रमोट देयर एडवांसमेंट टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस। जहाँ पे उनकी खुद की गवर्नमेंट नहीं थी, तो उनको ये प्रमोट करने के लिए इसको लाया गया कि वहाँ पर अपनी सरकार बनाई जाए जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर सके। इसके बनाने के पीछे ये पर्पस था, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं हम ट्रस्ट टेरिटरी जो है ये नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी, जिसके पास सरकार नहीं है वो ट्रस्ट टेरिटरी कहलाती हैं। प्लेस्ड अंडर एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बाय द ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑफ UN के द्वारा उसमें जो है अंडर एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर वो काम करती है बाय द ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है। जिस मतलब स्टेट में या जिस कंट्री में जो ये 11th ट्रस्ट कंट्री हैं, ट्रस्ट टेरिटरीज़ हैं, जिन टेरिटरीज़ में वहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, फ्रीली जो वर्क नहीं करती, फ्री वर्क करने के लिए ऐसी गवर्नमेंट लाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस ऑर्गन को बनाया गया। और जहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट ना होने की वजह से तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशंस की, ये वहाँ पर एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वहाँ पर काम करती है, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट देखते हैं, एम्स ऑफ ट्रस्टीशिप सिस्टम गॉट फुलफिल्ड बाय 1994। जो इसका काम था ट्रस्टीशिप काउंसिल का, तो वो 1994 में फुलफिल हो गया था। ऑल ट्रस्ट टेरिटरीज अटेंड सेल्फ गवर्नमेंट। वो जो टेरिटरी थी, ट्रस्ट टेरिटरीज, वो अपना काम कर चुकी थी और उन्होंने मतलब अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बना चुकी थी और इंडिपेंडेंसली वो काम करने लगी थी, आइदर एज सेपरेट स्टेट्स और बाय जॉइनिंग नेबरिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज़। या तो वो खुद अपनी ही सरकार बना ली और खुद अपने सरकार के बनाने पर फ्रीली काम करने लगे, या दूसरी किसी कंट्री के साथ जो ट्रस्ट टेरिटरी थी उनके साथ मिलकर वो काम करने लगी। तो अभी इसका जो है फंक्शन ख़त्म हो गया है, तो ये जो है अभी इसका कोई काम नहीं होता, इसमें कोई काम नहीं होता क्योंकि इसका जो पर्पस था वो पूरा हो गया। फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंडेड ऑपरेशन ऑन 1 नवंबर 1994। जो कि 1 नवंबर 1994 में जो 11th ट्रस्ट टेरिटरी थी उनमें इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट बनने के बाद वहाँ पर तो इसका जो काम था वो पूरा हो गया, तो ये जो है ख़त्म हो गया या इसका फंक्शन ख़त्म हो गया। A month after independence of Palau, last remaining UN trust territory,
1 नवंबर 1994 में, जो फर्स्ट ए मंथ आफ्टर, उसके एक महीने बाद इंडिपेंडेंस ऑफ पलाव, जो पलाव थी कंट्री, उसके इंडिपेंडेंस के बाद लास्ट जो रिमेनिंग यूएन ट्रस्ट टेरिटरी थी वहाँ पर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई, तो उसके बाद इसका काम ख़त्म हो गया और ये सस्पेंड कर दी गई, ये वाला ऑर्गन सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, इसका जो ऑपरेशन था वो सस्पेंड हो गया। बाय ए रेजोल्यूशन अडॉप्टेड on 25th of May 1994, Trusteeship Council amended its rules of procedure, dropped annual meets and agreed to meet as occasion required। इसका जो काम था वो कंप्लीट हो गया 25 मई 1994 में, तो बाई रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया और इसमें 25 मई 1994 को रेजोल्यूशन लिया गया। ट्रस्टीशिप काउंसिल अमेंडेड इट्स रूल्स, ट्रस्टीशिप काउंसिल ने इसके रूल्स ऑफ प्रोसीजर को अमेंड किया, ड्रॉप्ट आउट कर दिया इसको। एनुअल मीटिंग्स जो इसकी होती थी उसको, एंड एग्रीड टू मीट एज ओकेजन रिक्वायर्ड, और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वो तब मिलेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। ठीक है, दिस बॉडी एग्जिस्टेड टिल नाउ, लेकिन ये बॉडी जो है अभी भी एग्जिस्ट में है या अभी भी है ये। पलाव इज सिचुएटेड फिर पलाव के होने के बाद, ठीक है, पलाव का जो ट्रस्ट टेरिटरी थी उसमें फ्री जो कंट्री फ्री गवर्नेंस होने के बाद, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होने के बाद ये एग्जिस्टेंस में है, लेकिन इसका जो काम है वो ख़त्म हो गया। ये एक तरह से वो ड्रॉप आउट हो गया इसका फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 5th ऑर्गन जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं इसे हिंदी में। प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन जिसे कहते हैं न्यायिक अंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन भी है ये। और रोल ऑफ सेटल लीगल डिस्प्यूट्स सबमिटेड टू इट बाय स्टेट्स, जो स्टेट्स इसमें अपने सेटलमेंट या डिस्प्यूट लेकर जाते हैं वो सेटल होते हैं इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ, जो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं, जो चार्टर है यूएन का उसके अकॉर्डिंग ये कंडक्ट किए जाते हैं। एंड टू गिव एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल क्वेश्चंस, और ये एडवाइजरी ओपिनियन देता है लीगल मैटर्स पर या लीगल क्वेश्चंस पर। कंपोज्ड ऑफ 15 जजेस, जिसमें 15 जजेस हैं, इलेक्टेड फॉर 9 ईयर्स, जो 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं बाय द यूएन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों मिलकर इन्हें इलेक्ट करती है। 15 जजेस को 9 ईयर्स के लिए इलेक्टेड फॉर 9 ईयर्स बाय द यूएन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इट्स सीट इज एट द पीस पैलेस इन द हैग, जो कि नीदरलैंड्स में है। ठीक है, ये 6 में से एक ऑर्गन ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर या पीस पैलेस जो है वो हैग में है, जो कि नीदरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। ठीक है, इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज आर इंग्लिश एंड फ्रेंच, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। फिर है आईसीजे या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द सक्सेसर ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ये परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का एक तरह से सक्सेसर है, या मतलब इसके बिहाफ पे बनाया गया है। जैसे मैंने बताया इससे पहले भी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से भी हमारे पास एक पहले मैकेनिज्म था, तो उस टाइम पे जो था वो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था। अब उसके जुडिशियल जो फंक्शन कंडक्ट करता था, उसकी जगह पे जब हमने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन लाए तो तब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब अभी प्रेजेंट में है। विच वॉज इस्टेब्लिश बाय द लीग ऑफ नेशंस इन 1920, जो लीग ऑफ नेशंस के द्वारा बनाया गया 1920 में, ये 1920 में। फिर जैसे फॉर एग्जांपल जो निर्भया वाला केस है, वो भी निर्भया वाले जो विक्टिम थे वो भी वहाँ तक यूएन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक गए थे फांसी की सज़ा को कम करने के लिए, जो भी उनका मतलब ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड मैटर था उसे उसके मतलब दुहाई देते हुए या उसके बारे में कहते हुए कि हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गन जो है द सेक्रेटेरिएट या सचिवालय। सचिवालय जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वहाँ पर सारे ऑफिशियल वर्क होते हैं या डॉक्यूमेंट्री वर्क होते हैं।
जैसे मैंने पहले बताया था फर्स्ट पार्ट में कि इसकी जो 6 लैंग्वेजेस हैं यूएनओ की, उस लैंग्वेजेस में वो जो डॉक्यूमेंट्री वर्क होगा वो उन सारे 6 लैंग्वेजेस में होता है। तो वो सब है सेक्रेटेरिएट में। और इसके हम पॉइंट वाइज इसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है कंप्राइजेस सेक्रेटरी जनरल एंड 10 of thousands ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर्स। इसमें कंप्राइजेस होते हैं सेक्रेटरी जनरल, जो सेक्रेटरी जनरल होंगे वो, एंड उसके अलावा 10,000 इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। 10,000 ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर्स इसमें काम करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड अलॉन्ग डिपार्टमेंटल लाइफ्स ईच डिपार्टमेंट ऑफिस हैविंग डिस्टिंक्ट एक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल बाय द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली द्वारा सेक्रेटरी जनरल की का अपॉइंटमेंट होता है फॉर ए 5 ईयर रिन्यूएबल टर्म। मतलब ये 5 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं, लेकिन अगर दोबारा से ये लोग इनके फेवर में वोट होते हैं तो ये दोबारा से भी इलेक्ट हो सकते हैं। ये है रिन्यूएबल मतलब टर्म है ये जो इसका अपॉइंटमेंट है वो। सेक्रेटरी जनरल इज़ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड हेड ऑफ द सेक्रेटरीट। जो सेक्रेटरी जनरल होगा वो इसका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा और हेड होगा सेक्रेटेरिएट का। ठीक है, लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो हैं वो है, ही इज़ द 9th सेक्रेटरी जनरल। हिज टर्म बिगेन 1 जनवरी 2017 और जिनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस। और बिफोर बिकमिंग सेक्रेटरी जनरल सर्व्ड एज यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज फ्रॉम जून 2005 टू दिसंबर 2015 तक, और सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्तुगल फ्रॉम 1995 टू 2002। ठीक है, इन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं पोर्तुगल के 1995 से 2002 तक। यूएनओ अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2001 में। मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन रहा जिसने 2001 में नोबेल पीस प्राइज़ भी जीता और उसको मतलब मिला। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज ट्राइवली TRYGVE ट्राइवली हैं। बिलोंग टू नॉर्वे, जो कि नॉर्वे को बिलोंग करते हैं। टर्म 1946 टू 1952 तक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। यूएन्स फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वो है कोफी अन्नान। जैसे कि मतलब गोरे और काले जो उसका जो भेद होता है ना अफ्रीकन में और जो अमेरिकन में होता है भेद, वो उन्होंने पहली बार ऐसा बैरियर तोड़ा था कि कोई भी ब्लैक अफ्रीकन जो है ये वो बन सकता है वहाँ का सेक्रेटरी जनरल, जो कि पहले बने थे। बिलोंग टू घाना, जो कि घाना से बिलोंग करते थे। एंड हिज टर्म 1997 टू 2006 तक था उनका टर्म। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अगर किसी और टॉपिक पर अगर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।